संक्रमण धातु जो है तुमको, संक्रमण धातु जाहिर है कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके मोनो ऑक्साइड तो बनाते ही हैं, उसके अलावा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में भी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ऑक्साइड और ऑक्सीजनाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो डी ब्लॉक के जो यौगिक हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट, इन सबों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जिसको भी तुमको राइस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, कोई भी जो सवाल हो हमसे पूछ सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी चीज़ में जो किसी पोर्शन को समझने में दिक्कत है उसके लिए भी हमसे मदद ले सकते हो, या उस पर लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का जो तुम्हारा है इसमें हम लोग ऑक्साइड करते हैं। धातु जैसे है तुम्हारा, धातु जैसे तुम्हारा हो गया स्कैंडियम, तो मोनोऑक्साइड नहीं बनाएगा क्योंकि वो 3 में ही पाया जाता है। जैसे टाइटेनियम है तो ये मोनोऑक्साइड TiO बना लेगा, VO भी बन जाएगा, ये भी 2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। क्रोमियम भी बना लेगा, मैग्नीज ही बनाएगा MnO, लेकिन ये कम अस्थाई होता है। FeO भी बनता ही है। तो ये सब मोनोऑक्साइड बनाते हैं सभी। तो मोनोऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड हो गया, मोनोऑक्साइड बनाता है ये। इसके अलावा तुमको मोनोऑक्साइड के अलावा इसमें जो तुमको होंगे जो क्रोमियम के, या तुमको उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में भी, जैसे जो कि उसकी वर्ग संख्या के बराबर उसमें भी ऑक्साइड पाए, जैसे स्कैंडियम है, इसका Sc2O3 कॉमा, ये देखो 3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया गया, 3 इसकी वर्ग संख्या है, कॉमा TiO2 4 है। उसके बाद तुमको वेनेडियम V2O5 भी बना लेगा, वर्ग संख्या के बराबर, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये है। उसके बाद क्रोमियम CrO3+6 में बना लिया ये, और Mn2O7 भी 7 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाए जाते हैं। ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड ये बनाएगा। और जाहिर है कि जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड होते हैं, ये सब जो ऑक्साइड होते हैं ज़्यादा सहसंयोजक होते हैं, इसमें सहसंयोजक गुण होते हैं। उच्च ऑक्सीकरण का ऑक्साइड सहसंयोजक गुण होता है इसमें, सहसंयोजक, और बहुत सा तुमको जो है तुमको सहसंयोजक एवं अम्लीय गुण होता है इसमें। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड में सहसंयोजक एवं अम्लीय गुण, जैसे कि धातु के ऑक्साइड जनरली क्षारीय, लेकिन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इसमें अम्लीय गुण आ जाता है। तो ये सब जैसे कि अम्लीय पाया जाता है। MnO4, जैसे कि तुमको जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ती है। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर उसकी ऑक्साइड की अम्लीयता बढ़ती है, ऑक्साइड की अम्लीयता बढ़ती है, उसकी अम्लीयता में वृद्धि होगी, अम्लीयता बढ़ती है। और सहसंयोजक गुण भी बढ़ेगा, अम्लीयता भी बढ़ती है, अम्लीयता के साथ साथ एवं सहसंयोजक गुण भी बढ़ता है, एवं सहसंयोजक गुण भी बढ़ता है, संयोजक गुण भी बढ़ता है। तो अम्लता के साथ साथ सहसंयोजक गुण भी बढ़ता है। जैसे तुमको देखा जाए कि Mn2O7 क्या होगा, तुमको अम्ल है, जैसे कि Mn2O7 भी क्या होगा, तुम्हारा अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। CrO, जैसे कि क्रोमियम है, तुमको क्रोमियम का जो ऑक्साइड है, या वेनेडियम का ही ऑक्साइड लें, V2O3, V2O4 और V2O5। अब देखो ये तुम्हारा है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। V2O3 क्या है तुमको, ये क्षारीय होता है, इसमें 3 ऑक्सीकरण अवस्था है। इसमें 4 में जब आया, ये 4 ऑक्सीकरण अवस्था में आया तो कम अल्प क्षारीय हो गया, ये अल्प क्षारीय हो गया, कम क्षारीय प्रवृत्ति रहा। और ये उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी मतलब अम्लीय, और बेसिकली ज्यादातर ये अम्लीय ही होता है। उभयधर्मी अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति, अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति होता है इसमें, क्षारीय दोनों प्रकृति इसकी होगी। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका जो है तुमको इसका गुण हो गया तुम्हारा। इसी तरह से जहां तक देखें Mn2O7 या क्रोमेट देखें CrO3, यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है, यह अम्लीय का होगा। Mn2O7 उच्च ऑक्सीकरण, यह अम्लीय होगा और सहसंयोजक भी होता है, ये अम्लीय एवं सहसंयोजक गुण भी होता है इसमें, सहसंयोजक गुण। तो ये तुम्हारा हो गया। इसके अलावा ऑक्सोरिनायन में जहां तक कि देखें हम लोग, इसके जो कि होते हैं MnO4 2-, ये स्थायी होते हैं। MnO4- मैग्नीज के ये 2 हैं, तुमको इसको हम लोग कहते हैं परमैग्नेट, इसको मैग्नेट आयन कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेट आयन, इसमें +6 ऑक्सीकरण संख्या है, और इसको कहते हैं हम लोग परमैग्नेट
मैग्नेट, इसको कहते हैं, ये तुमको +7 ऑक्सीकरण अवस्था में है। क्रोमियम में आए CrO4 2-, क्रोमेट आयन कहते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रोमेट आयन, ये भी काफी अस्थायी होते हैं। ये डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, ये हो गया डाइक्रोमेट। तो ये सब ये ऑक्सो रिनायन भी बनाते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ ये रिनायन भी बनाए और ये धातु के साथ जुड़ करके क्या बना लेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे। तो ये सब अस्थायी होते हैं। वैडियम वगैरह भी ऑक्सोरिनाइन के रूप में पाए जाते हैं। और क्रोमेट, ये डाइक्रोमेट, मैग्नेट और परमैग्नेट, ये तुमको ये काफी अस्थायी ऑक्सोरिनाइन का निर्माण करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। और पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस लेक्चर में हम लोग पोटेशियम परमैग्नेट के भी, उसके गुण, उसके बनाने की विधि, इन सबों का अध्ययन इस लेक्चर में करेंगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सूत्र हो गया तुमको, ये काफी अच्छा ऑक्सीकारक है, जिसका नाम पहले भी सुना होगा क्लास 11 में, जो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर तुमको 8वां है, रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें भी इसका नाम बहुत बार सुना होगा। ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जो अगला यौगिक हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ेंगे, वह भी एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। तो इन दोनों का ऑक्सीकारक के रूप में काफ़ी प्रयोग होता है, जिसकी चर्चा अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। ये यौगिक प्रयोगशाला में भी काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है और काफ़ी यौगिक है जो कि तुमको काफ़ी प्रचलित है, जिसका नाम शुरुआत से ही लोग जानते हैं। तो आज हम लोग उसका विरचन, उसके कुछ ऑक्सीकरण के गुण, इन सबों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तुमको पोटेशियम डाइक्रोमेट का पहले सूत्र देख लेते हैं, K2Cr2O7, और उसका फिर हो गया विरचन आएगा। तो बनाने में इसको क्या करते हैं हम लोग, क्रोमाइट अयस्क है, उसका जबकि हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं O2 के साथ Na2CO3 की उपस्थिति में, तो उससे पोटेशियम का क्या बन, सोडियम का क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा, Na2CrO4। और इस सोडियम क्रोमेट को जब हम लोग इसको अम्लीय विलयन में डालेंगे तो इस सोडियम डाइक्रोमेट का नारंगी रंग का क्रिस्टल बन जाएगा और उसको KCl से प्रतिक्रिया करा करके तुमको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त किया जाता है। तो पहले लिखते हैं हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हो गया K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट विरचन, क्रोमाइट अयस्क, जैसे प्रतिक्रिया ही लिखते हैं, देखो उसी में लिख देंगे FeCr2O4, इसको कहते हैं क्रोमाइट अयस्क, क्रोमाइट अयस्क। इसका जबकि हम लोग प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण करें Na2CO3 की उपस्थिति में, Na2CO3 की उपस्थिति में, तो इससे बन जाएगा तुमको पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, मतलब Na2CrO4 बनेगा और Fe2O3 बन जाएगा और CO2 बन जाएगा ये। तो ये जो सोडियम क्रोमेट बना, सोडियम क्रोमेट ये तुमको गाढ़ा नीला, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट ये हो गया, सोडियम क्रोमेट बन गया ये। तो सोडियम क्रोमेट का जो तुमको है, इसको जब जलीय विलयन में ले जाते हैं हम लोग, इसको जबकि क्षारीय अम्लीय माध्यम में, तो Na2CrO4 जो है, जब हम लोग अम्लीय विलयन में इसको ले जाएंगे, अम्लीय विलयन H+ की उपस्थिति में, ये तुमको बन जाएगा Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 प्लस Na प्लस जल भी बन जाएगा, संतुलित अपना कर सकते हो, ये तुमको बनेगा। तो ये जो तुमको इसका है, ये पीला रंग का क्रिस्टल बन जाएगा, नारंगी रंग का क्रिस्टल इसका, इनफैक्ट ये नारंगी रंग का क्रिस्टल, नारंगी रंग का क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा इसको अम्लीय विलयन, ये अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में। और इसको जो है तुमको
इसको Na2Cr2O7, इसमें KCl में की उपस्थिति में इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, Na2Cr तो बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस NaCl। ये तुमको पीला रंग का होगा, ये पीला रंग का क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा, तुमको छान के अलग कर सकते हैं उसको। तो ये जो तुमको है पोटेशियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 K2Cr2O7 की तुलना में अधिक जल में विलेय है, अधिक जल में विलेय है। और इसीलिए तुमको पहले जो है तुमको क्रिस्टल तुमको किसका प्राप्त करते हैं हम लोग तो इसका पहले Na2Cr2O7 का पहले प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद जो है तुमको उसको उससे पुनः क्या करते हैं हम लोग K2Cr2O7 का उत्पादन हम लोग करते हैं। और यह तुमको जो है यह तुमको जो K2Cr2O7 है, यह तुमको अम्लीय माध्यम में तुमको क्रोमेट और डाइक्रोमेट ये दोनों आयन एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन एक दूसरे में बदलते, ये विरचन था तुम्हारा। क्रोमेट आयन जो है तुमको अम्लीय विलयन में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और डाइक्रोमेट आयन क्षारीय विलयन में क्रोमेट में बदल जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तो लिख लेते हैं इसका प्रतिक्रिया। क्रोमेट आयन अम्लीय विलयन में डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रोमेट आयन अम्लीय विलयन में डाइक्रोमेट में बदल जाते हैं, डाइक्रोमेट में बदल जाते हैं। CrO4 2- इससे बदल जाएगा Cr2O7 2-, इसमें बदल जाएगा ये तुमको अम्लीय विलयन। और अम्लीय माध्यम में इसको बैलेंस करना, देखो पहले तो देखो बैलेंस करने के लिए इसको सीख लो, जो कि तुमको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले आप क्रोमियम को बैलेंस कर लीजिए। तो क्रोमियम को इधर बैलेंस करिए तो 2 हो गया। अब इधर की तरफ 8 ऑक्सीजन हो गया, इधर 7 ऑक्सीजन है। तो 7 तो एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक क्या दे देंगे हम लोग, H2O इधर जोड़ देते हैं, एक H2O जोड़ देंगे तो ये किधर बैलेंस हो गया +2H+। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ देंगे, इधर 2H+ जोड़ देंगे। तो अब देखो जहां तक कि इसका 2H+ इधर है, 2H+ हो गया। और इधर की तरफ देख लेते हैं कितना तुमको था, MnO4 2-। तो यहाँ पे 2- है, इसमें 2 से गुना, सॉरी CrO4 2-। तो क्रोमियम तो बैलेंस है ही, संतुलित है तुम्हारा, 2 दूनी 4, -4 हो गया, इधर +2 हो गया, तो -2 बचा। और यहाँ भी तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा Cr2O7 2-, 2- दोनों तरफ आवेश भी संतुलित हो गया, इधर भी 2- आवेश है, इधर भी 2-, और तुमको परमाणु भी संतुलित हो गया। अब इसी का उल्टा जैसे लिखेंगे, क्षारीय विलयन में Cr2O7 मतलब 2- डाइक्रोमेट क्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है, CrO4 2- में परिवर्तित हो जाता है, इसमें बदल जाएगा। तो ये जैसे डाइक्रोमेट है तो Cr2O7 2-, ये किसमें बदल जाएगा तुमको, CrO4 2- बदल गया। अब जहाँ तक क्रोमियम को तो पहले संतुलित करेंगे ही, तो ये तुमको क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पर हो गया, यहाँ 2 लग जाएगा इसमें, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 2CrO4 2-। और जहाँ तक इधर 8 ऑक्सीजन, इधर 7 ऑक्सीजन है, तो जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर H2O जोड़ दो, उतना एक ज़्यादा है तो एक H2O जोड़ दो। और इसका डबल OH- इधर जोड़ दीजिए, 2OH- इधर जोड़ दीजिए, 2OH-। तो अब तुमको क्या हो गया, संतुलित हो जाना चाहिए तुमको, 2- और 2- 4-। यहाँ भी तुमको क्या हो जाएगा, इधर भी तुमको 2 से गुना हो गया, दैट इज 4-। तुम्हारा क्या हो गया, संतुलित हो गया दोनों। तो ये तुमको क्षारीय विलयन में हो गया। किस तरह संतुलित किया, देखो पहले क्या किए, क्षारीय माध्यम में संतुलित करने क्या करें, जिधर O ज्यादा होता है उतना H2, चूंकि H2O उधर जिधर ज्यादा है उधर उतना ही O जोड़ दीजिए, जिधर
इधर 8 O था तो इधर एक H2O जो दिया, इधर और एक जो दिया, इसका डबल OH माइनस इधर जोड़ दीजिए, तो इसे क्षारीय विलयन में क्या होगा, संतुलित हो जाएगा तुम्हारा OH माइनस से की OH माइनस के साथ। तो ये तुम्हारा हो गया इसका, यह तुमको बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक है। तुमको K2Cr2O7 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ये बहुत से जो है तुमको लवण है जिसका क्या कर सकता है, ऑक्सीकरण कर सकता है, और यह खुद क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, तो ये Cr3+ में अपचयित हो जाता है। ये तुमको डाइक्रोमेट आयन जो है तुमको, यह तुमको Cr3+ में क्या हो जाता है, अपकृत हो जाएगा, इसलिए यह दूसरे को क्या कर सकता है, ऑक्सीकृत कर सकता है। तो इसका यह तुमको क्या है, एक प्रमुख अपचायक है। K2Cr2O7 एक प्रमुख ऑक्सीकारक है। इसकी कुछ प्रतिक्रिया हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण की। तो K2Cr2O7 एक प्रमुख ऑक्सीकारक है। तो लिखते हैं K2Cr2O7 एक प्रमुख ऑक्सीकारक है, एक प्रमुख ऑक्सीकारक है, जिसका कि कुछ रिएक्शन भी लिख के दिखाते हैं। पहले तो इसका हाफ रिएक्शन क्या होता है, देखो Cr2O7 2-, इससे तुमको बन जाता है, ये तुमको +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ये +6 ऑक्सीजन होता है, ये 3 में आ जाता है, ये प्लस घट के क्या जाएगा, +3 में आ जाएगा, तो 2R3+। अब जैसे इसको संतुलित करना है हमको अम्लीय माध्यम अगर, तो इधर क्या हो जाएगा तुमको Cr, पहले क्रोमियम को संतुलित कीजिए, 2 हो गया। आवेश को भी कुछ नहीं, तो ऑक्सीजन को पहले संतुलित करना, ऑक्सीजन इधर 7 है, अम्लीय माध्यम में जब करेंगे तो इधर 7 H2O जोड़ दीजिए, तो 7 H2O, और इधर कितना हो जाएगा तुमको 14 H+ हो जाएगा इधर। अब देखो तुमको क्या हो गया, अब जो है इसमें जो है ये अर्ध प्रतिक्रिया है, तो इलेक्ट्रॉन के मदद से आवेश को क्या करना पड़ेगा, हमको संतुलित करना पड़ेगा, तो 14+ और 2- तो 12+ है इधर, और इधर की तरफ कितना है तुमको, इधर की तरफ 6+ है, 12 और 6 इधर +6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इधर, इधर क्या हो जाएगा +6 इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, संतुलित हो गया, अर्ध प्रतिक्रिया हो गया ये इसका। अब इस अर्ध प्रतिक्रिया को किसी भी के भी साथ, जैसे कि मानते हैं Fe2+ का ऑक्सीकरण करना है तुमको, सबसे इजी, तो इससे Fe3+ बन गया, तो Fe3+ बन गया, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके साथ क्या कर दीजिए, इसको 6 से गुना करके इसको ऐड कर दीजिए, इसको × 6 करके जोड़ देंगे तो ये Fe का ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसको I- से I2 ना उसके साथ जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ के पूर्ण प्रतिक्रिया लिख देते हैं तुम्हें, इसका पूर्ण प्रतिक्रिया क्या हो जाएगा, 6 Fe2+ हो गया ये, और इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा कट जाएगा, 6 Fe2+ प्लस इसमें Cr2O7 2-, इसमें कुछ से मल्टीप्लाई नहीं है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, प्लस क्या है तुमको 14 H+ है, 14 H+ रह गया, इधर हो गया 2Cr3+ बना, 2Cr3+, और 6 हो गया क्या चीज इधर Fe3+ बना, और प्लस क्या हो गया 7 H2O। तो ये तुमको पूर्ण प्रतिक्रिया होगा, ये दोनों को जोड़ के 6 से 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कट गया। अब इसी प्रतिक्रिया को हम लोग जैसे I- से I2 करें, तो बहुत सी प्रतिक्रिया में इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, SN2+ से SN4+ करेगा, तो यहाँ 2 रहेगा, 3 से गुना 3SN2+ SN4 3SN4, तो जैसे इसमें 3 है तो 3 से गुना करना पड़ता, तो क्या प्रतिक्रिया होता है कंप्लीट। देखो तुम्हारा काफी आसानी से डायरेक्ट भी लिख देंगे, अभी भी तो भी समझ में आ जाएगा, ऊपर वाला प्रतिक्रिया तो कोई अंतर होता नहीं, और इसमें 3 से गुना करता तो क्या लिखता 3SN2+, इसमें 2 का चेंज आ गया तो इसमें +2 मतलब SN2+ SN3+, 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होगा, 2 में 3 से गुना करते 6 हो जाता, और प्लस कितना 14 H+, इसमें भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, इधर हो जाएगा 2Cr3+ और प्लस 3SN4+ और +7 H2O, SN को तुमने कर लिया। अब जैसे I- से I2 है, I- तो 2I- तो दोस्त तो गुना करेंगे ही, जैसे I- इधर लिखा सपोज दैट, चलो इसमें लिख देते हैं एक लाइन से I2 किया, तो आपने 2I- लिखा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का आपको चेंज है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड होगा 2E-, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा हमको, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 6I- हो जाएगा। तो पूर्ण प्रतिक्रिया देखो इसमें क्या है, इसमें 3 से गुना होगा 6I-, देखो क्या प्रतिक्रिया लिखाने वाला मेरा 6I- प्लस क्या आ जाएगा तुमको Cr2O7 2-, ये सेम रहेगा, 14 H+, यह भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा। इधर क्या बन गया तुमको 3I2 बन गया, इधर 6I- है,
इधर 3 दूनी 6 हो गया, इधर 3 क्या होगा 3i2 हो जाएगा, और इधर 2Cr3 प्लस रहा ही यही सेम 2R3 प्लस 7H2O। तो किसी के साथ भी जैसे इसको इसके साथ कंबाइन कर दिए, अब तुमको है H2 माइनस से S बनाना है, जैसे H2S है, H2 माइनस इससे S बनाना है, तो S बनाना है तो क्या करना होगा, इसमें 2 का चेंज है, इसमें 3 से गुना करके फिर जोड़ दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी को बहुत से रासायनिक प्रतिक्रिया, बहुत सा चीज का ऑक्सीकरण ये कर सकता है, जिसको हम लोग अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में उसके उपयुक्त के अनुसार इसको हम लोग संतुलित कर सकते हैं। तो शायद तुम्हारा क्या कहते हैं, यही प्रतिक्रिया तुमको दिया हुआ है, जैसे सल्फाइड से सल्फेट बनता है। जैसे एक प्रतिक्रिया हम लोग पूर्ण रूप से फिर एक आध को और लिख के थोड़ा सा बड़ा लिख करके बताते हैं। जैसे सल्फाइड से अगर सल्फेट बनाना है, सल्फाइड से सल्फेट बनाना है, तो सल्फाइड से सल्फेट बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, फिर उसको जैसे पहले तो क्रोमियम वाला डाइक्रोमेट का लिख लेंगे, और फिर उसके बाद नाइट्रेट से नाइट्राइड से नाइट्रेट, सल्फाइड से सल्फेट, तो इन सबों को भी ऑक्सीकृत कर देगा। तो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया लिखा जाएगा अभी। एक आधा और प्रतिक्रिया लिख देते हैं ऑक्सीकरण का, और उसके बाद तुम जो है बाकी और भी डिटेल में देखना चाहोगे तो क्लास 11 का जो तुमको रेडॉक्स रिएक्शन है क्लास 11 के केमिस्ट्री में, उसमें भी तुम देख सकते हो, उसके प्लेलिस्ट में जाकर के भी तुम देख सकते हो, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ है तुम्हारा, ये है तुम्हारा पहला जो है, तुमको बात करते हैं एक आध और प्रतिक्रिया लिख देते हैं। सल्फाइड से किसका कर बनाना है, सल्फेट बनाना है। तो सल्फाइड से सल्फेट को अब में ऑक्सीकरण करना है इसका, तो उसके लिए हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग कर सकते हैं, Cr2O7 तो पहले दोनों हाफ प्रतिक्रिया भी लिखेंगे। तो पहले किसका लिख दें, पहले चलो अभी तक लिख रहे थे क्रोमेट वाला, अभी पहले सल्फाइड वाला पहले लिख लो। SO3 से बन गया SO4 इसमें देखो ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि +4 से इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल गया, इसका +4 आएगा, इधर +6 आएगा, दो बढ़ गया। तो इसमें क्या करो, पहले O का S तो संतुलित ही है, O एक ज्यादा है, इधर O ज्यादा है, 1 का अंतर है, तो इधर क्या करना होगा हमको, इधर H2O जोड़ना पड़ेगा, एक इधर क्या जोड़ना पड़ जाएगा हमको, H2O। तो अब ये O बैलेंस हो गया, O संतुलित हो गया, तो H2O, तो अब क्या कितना जोड़ना पड़ेगा, 2H+ इधर जोड़ देंगे, 2H+ जोड़ देंगे, तो ये संतुलित हो गया इसका। अब इधर 2SO, इधर शून्य आवेश हो गया इसका, इधर आवेश शून्य है, और इधर आवेश कितना है तुमको, इधर आवेश 2 इधर कितना जुड़ना पड़ेगा हमको, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड हमारा जुटेगा, तो 2 तो आवेश भी संतुलित हो गया। जोड़ के देख सकते हो, दोनों तरफ आवेश क्या होगा, 2 के बराबर हो गया, तो ये संतुलित हो गया, इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसको कर दिए। अब इसी तरह से फिर क्रोमेट वाला कर लो, इसमें Cr2O7 तो यहाँ पे पहले Cr3+ बनता है, ये आपको याद होना चाहिए, तो ये तो 2 से गुना करे तो संतुलित हो गया ये। अब O को बैलेंस करने के लिए कितना कर दिया, 7H2O कर दो, और H को बैलेंस करने के लिए अब कितना कर देंगे हम लोग, 14H+। अब इधर की तरफ आवेश की 14 - 2 कितना हो गया, 12 हो गया, इधर 6 है, तो 12 में तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, संतुलित हो जाएगा। और उसमें ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना गुना करना पड़ेगा हमको, जाहिर है कि 3 से गुना करें तब इलेक्ट्रॉन कटेगा, तो इसमें 3 से क्या कर दिया गया, गुना कर दिया गया, तब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखो 3H2O इस साइड जुट गया, इधर 3H2O हो गया, तो इधर 7H2O है, तो 7H2O 4H2O इधर बचेगा। और H+ की बात करें तो H+ इधर कितना है तुमको, इधर की तरफ 2H+ है, तो 6H+ है, इधर 14 है, तो 8H+ बचेगा, तो 14 में से 2 गया तो 8H+। तो जहां तक की प्रतिक्रिया की बात है कुछ इस रंग से हो जाएगा, पहले क्रोमेट आयन लिख दिए, इसमें तो कोई अति नहीं है। अब प्लस कितना होगा तुमको, 3SO3 सल्फाइड आयन में 3 से गुना किया गया है, तो 3 से गुना हुआ। H2O तो दाहिना साइड घट के चला जाएगा, इसलिए इधर नहीं लिख रहे हैं, या पहले एक बार में, जैसे एक बार में अगर तुमको दिक्कत है तो तुम 6H2O इधर लिख देना, 14H2O इधर लिख देना, बाद में घटा के लिख देना अगला स्टेप, तो हम एक ही स्टेप में लिख दे रहे हैं, तुम अपने से भी तुम जोड़ के लिख सकते हो। और H+ की बात करें तो H+ कितना हो जाएगा, इधर की तरफ है 14H+ है, और राइट साइड क्या आने वाला है, 3 दूनी 6H+ घटने वाला, तो 8H+ लिखिए, घटा के ही लिख दिए एक के बाद। अब आइए इधर की तरफ 2Cr3+ है, जो कि वो तो उतर ही जाएगा, और तुमको दूसरा हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा तुमको 3SO4 जल का हिसाब किताब कर लें इसमें, तो 7H2O है इधर, और उधर की तरफ कितना H2O हो गया, पहले एक H2O था, और तो 7 में से 3 घट गया, तो 4 H2O बचा। आई होप कि ये संतुलित हो गया होगा तुम्हारा। तो इसी तरह से NO2- से NO3- करके भी संतुलित कर सकते हो, तो बहुत सी प्रतिक्रिया को तुम संतुलित कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये आयन मतलब आयन इलेक्ट्रॉन विधि से किया गया है। किस विधि से संतुलित किया गया है, ये
आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलन, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलन। तो संतुलन करने की ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि है। और एक होता है तुमको ऑक्सीकरण संख्या विधि, उससे भी संतुलित कर सकते हो। तो आई होप कि ये सब तुमको समझ में आ गया होगा। तो ये तुम्हारा था, तुमको जाहिर है कि ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट दो आयन थे इसका संरचना अगर देखेंगे तो डाइक्रोमेट आयन का संरचना देखेंगे तो क्रोमेट आयन का जैसे संरचना है तुमको, डाइक्रोमेट आयन में Cr2O7 2- और क्रोमेट आयन का जहां तक हो गया CrO4 2-, CrO4 2-। तो इसकी संरचना कैसी हो गई है? चतुष्फलकीय संरचना हो जाएगी। चतुष्फलकीय संरचना हो जाएगा तो CrO4 2-, तो CrO- एक हो गया और एक हो जाएगा तुमको इस ढंग से, एक चतुष्फलकीय में दो गो डबल बॉन्ड में चला जाएगा O, और एगो चला जाएगा इधर O-। ये चतुष्फलकीय बन जाएगा। इस चतुष्फलकीय टाइप का संरचना ये बन जाएगा। ये क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन की संरचना, क्रोमेट आयन की चतुष्फलकीय संरचना, फलकीय संरचना। और डाइक्रोमेट आयन में होता है Cr और OCr, ऐसा हो जाएगा तुमको। और इस O के साथ तुमको CrO4 2-, तो एक में तुमको तो Cr2O7, तो तीन गो O दोनों में जाएगा, एक में O-, एक में डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी एक में O- और डबल बॉन्ड O भी हो गया, और एक में फिर डबल बॉन्ड O, तो दो डबल बॉन्ड O और एक में O-। तो डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन की संरचना, डाइक्रोमेट आयन की संरचना। तो ये तुम्हारा हो गया डाइक्रोमेट का। अब हम लोग देखेंगे इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला हो गया तुमको KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ते हैं, उसका विरचन उसके विरचन की 3 विधियां दी हुई है यहाँ किताब में तुम्हारा। पोटेशियम परमैंगनेट के विरचन की 3 विधियां दी गई है। तो पहला विधि है तुमको कि जो हम लोग पायरोलुसाइट PMnO2 जो होता है तुम्हारा, जिसका अयस्क है पायरोलुसाइट, उसके द्वारा उसमें हम लोग जब KOH डाल देंगे तो KOH और O2 के साथ जब ऑक्सीकरण करेंगे तो उससे हमको प्राप्त हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका विरचन है तुमको, इसका विरचन का पहला है तुमको MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड में अगर तुमको KOH डाल दो और O2 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा तुमको K2MnO4 बन जाएगा, K2MnO4 प्लस वाटर बन जाएगा। K2MnO4 का कलर होता है गाढ़ा हरा कलर का, है ना, गाढ़ा हरा कलर का होता है ये। और K2MnO4 जो है तुमको मैग्नीज डाइऑक्साइड, K2MnO4 हो गया। अब ये जो तुमको है, ये तुमको MnO4 2- जो कि मैग्नेट आयन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रतिक्रिया करता है। MnO4 2- अम्लीय उदासीन माध्यम में असमानुपातन कर MnO4- एवं MnO2 देता है, MnO4- एवं MnO2 देता है। तो ये तुमको 2 देगा, MnO4- भी बनाएगा और ये MnO2 भी बनाएगा। तो ये तुमको इसकी प्रतिक्रिया कुछ इस ढंग से है, MnO4 2-, इससे हो जाएगा, इसका +6 से ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो +6 से ये +7 में बना देगा, ये MnO4- बढ़ गया, और ये MnO2 बना गया +4 में बन गया। तो 4 में इसमें 1 का परिवर्तन है, इसमें 3 का परिवर्तन है।
तो 3 का जिसमें परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन को सेम करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा आपको संतुलित करने के लिए। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो इसमें ये तुमको हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा तुम्हारा। 3 और प्लस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। ये 4MnO4 माइनस इससे बन जाएगा तुमको MnO4, यहाँ 3 से तुमको मल्टीप्लाई हो गया और संतुलन में तुमको यहाँ पर अब O की गिनती करें तो कितना इधर H2O लग जाएगा, इधर 4 है, 4 चौक 16 हो गया, इधर 12 और 12 2 14 है, इधर 14 है तो H2O इधर 2 H2O लगा होगा शायद और 4H प्लस 2 H2O और 4H प्लस लगेगा इधर। तो ये संतुलित हो गया, MnO4 माइनस बन गया और ये तुमको KMnO4 के रूप में यही तुमको डिस्पोजिशन के बाद एक KMnO4 प्राप्त हो जाएगा इसका। तो यही तुमको है KMnO4 प्राप्त करने का एक विधि हो गया। इसका जो कलर होता है ये होता है गाढ़ा बैगनी कलर होता है इसका गाढ़ा बैगनी कलर होता है इसका, या काला रंग का होता है। तो दूसरा हो गया तुमको इसका विरेचन का दूसरा विधि है औद्योगिक स्तर पर औद्योगिक उत्पादन, इसको कह सकते हैं इसको औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन में क्या करते हैं हम लोग, MnO2 को KOH के साथ संगलन करते हैं, KOH के साथ संगलन, साथ में गलाना संगलन, और उसके बाद O2 या KNO3 से ऑक्सीकरण करेंगे तो ये तुमको प्राप्त हो जाता है K2MnO4 प्राप्त हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, K2MnO4 प्राप्त हो जाएगा और इसका विद्युत ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, विद्युत अपघटन ऑक्सीकरण करने पर ये MnO4 माइनस प्राप्त हो जाएगा। ये तुमको ये औद्योगिक विधि है। प्रयोगशाला विधि है तीसरा, प्रयोगशाला विधि। तो ये तुमको ऑक्सीकरण के द्वारा बनाया जाता है प्रयोगशाला में। Mn2 प्लस S2O8 2 माइनस S2O8 2 माइनस इससे बन जाएगा MnO4 माइनस, ये ऑक्सीकरण से बन गया, और प्लस SO4 2 माइनस, तो 2SO4 2 माइनस हो जाएगा इस संतुलन के बाद। और तुमको H2O किधर चला जाएगा, इधर H2O बाएं साइड जाएगा सर, H2O बाएं साइड है, H2O और H प्लस दाहिना साइड हो जाएगा तुम्हारा, वो तो संतुलित कर लेगा अपना। तो ये तुम्हारा हो गया। ये 3 विधि से क्या हो जाता है तुम्हारा, ये बना सकते हैं हम लोग। और संतुलन का जहाँ तक है आराम से तुम संतुलन कर सकते हो, जैसे मैंने सिखाया अभी संतुलन करने के लिए, तो संतुलित हो जाएगा तुम्हारा। अब है तुमको ये विरेचन की विधि हो गई परमैंगनेट आयन की। परमैंगनेट आयन का तुम्हारा जहाँ तक है MnO4 2 माइनस और परमैंगनेट हो गया MnO4 माइनस प्लस 7 ऑक्सीजन, और मैग्नेट आयन MnO4 2 माइनस। तो यह भी तुमको क्या है, एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। यह भी अपना एक MnO4 माइनस जो है तुमको एक अच्छा ऑक्सीकारक है। MnO4 माइनस एक अच्छा ऑक्सीकारक है। तो यह भी तुमको बहुत सी प्रतिक्रिया में क्या करेगा, ऑक्सीकरण में भाग लेता है। यह क्षारीय और अम्लीय दोनों माध्यम में क्या करता है, ऑक्सीकरण में भाग लेता है। क्षारीय एवं अम्लीय दोनों माध्यम में यह ऑक्सीकरण में भाग लेता है। और क्षारीय माध्यम में अब करें ऑक्सीकरण का अर्ध प्रतिक्रिया, और अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण का अर्ध प्रतिक्रिया लिख देते हैं इसका। KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अम्लीय माध्यम में यह Mn2 प्लस देता है, यह Mn2 प्लस देता है। अम्लीय माध्यम में यह Mn2 प्लस देता है, अम्लीय माध्यम में यह Mn2 प्लस देता है। तो MnO4 माइनस इससे क्या बन जाएगा तुमको, Mn2 प्लस बन गया अगर क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में सॉरी। तो इसलिए अब इसको तो बैलेंस करना आसान है। तो 4 H2O आ जाएगा, तो 4 को O बैलेंस हो जाएगा तुमको। अब 8H हो गया तो इधर कितना आ जाएगा, 8H प्लस हो गया,
और जहां तक आवेश गिने तो 8 में से गया 7 है, इधर 2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन से आपको इसका संतुलित कर लीजिए। अब दोनों तरफ 2 प्लस 2 आवेश बचा, तो तुम्हारा ये संतुलित हो गया। ये कौन सा? अब क्षारीय माध्यम में करते हैं। क्षारीय माध्यम में MnO4 माइनस MnO2 देता है, ध्यान रहे दोनों में अलग अलग है, MnO2 देता है, और अम्लीय माध्यम में Mn2 प्लस देता है। तो देखो अब इसको फिर संतुलित करते हैं क्षारीय माध्यम में। MnO4 माइनस से क्या बन गया? MnO2 बन गया। अब MnO2 बन गया तो इसमें क्या होगा? क्षारीय माध्यम में संतुलन करना है, तो इधर O ज़्यादा है 2, तो इधर 2 H2O जोड़ दो, इधर 2 H2O जोड़ दो, और इसका 4 OH माइनस इस साइड जोड़ दो, 4 OH माइनस इधर जोड़ दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब जो है इधर 4 माइनस आवेश हो गया, इधर की तरफ कितना आवेश है? इधर 1 माइनस आवेश है, इधर 1 माइनस आवेश है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तुम्हारा क्या होगा? आवेश संतुलित हो गया। तो इस तरह से क्या होगा? ये अर्ध प्रतिक्रिया। अब किसी के साथ क्षारीय अम्लीय माध्यम में किसी के साथ भी प्रतिक्रिया इसको अपचयित करना है, जैसे Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बना सकते हो, किसी से जोड़ दो, जिसमें जोड़ दोगे तुमको जोड़ने के लिए भी सिखाई दिए हैं। SN2 प्लस से SN4 प्लस बना सकते हो, I माइनस से I2 बना सकते हो, इसको तुमको NO2 माइनस से NO3 माइनस बना सकते हो, और उसके बाद संतुलित करके इसको जोड़ सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये प्रतिक्रिया को जैसे अभी जोड़ने के लिए सिखाए थे तुम किसी के भी साथ भी कंबाइन करके इसको लिखा जा सकता है। जैसे C2O4 माइनस जो तुम्हारा है C2O4 माइनस, इसको तुमको ये क्या चाहिए? ऑक्सिलेट आयन कहते हैं, इसको CO2 में बदल देता है। ये 2CO2 कह सकते हो, ऑक्सिलेट आयन है ये। ऑक्सिलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करेगा ये तुमको। I माइनस से IO3 माइनस में भी कर सकता है, ये काफ़ी पावरफुल ऑक्सीकारक है, तो ये तुमको इसमें भी बदल सकता है, I2 में बदल सकता है, ये डिपेंड करता है सांद्रण पर। तो ये तुमको ये सब जो है ऑक्सीजन करके, और इसको आसानी से क्या कर सकते हो? ऐड करके तुम पूर्ण प्रतिक्रिया लिख सकते हो। और अगर कहीं प्रतिक्रिया लिखने में नहीं समझ में आ रहा हो, दिक्कत हो, तो राइस ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। इसका जहाँ तक उपयोग की बात है, इसका उपयोग तुमको ऑक्सीकारक के रूप में तो है ही, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। दूसरा होता है विरंजक के रूप में इसका उपयोग होता है। विरंजक मतलब रंग बनाने के रूप में, विरंजक के रूप में ऊन वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी यूजफुल ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग है। तो ये तुम्हारा हो गया KMnO4, और ये तुम्हारा एक था K2Cr2O7 के बारे में। तो ये तुम्हारा दोनों यौगिक हो गया। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग अब जो है F ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ेंगे, जिसमें कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। इसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।